हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। हमने एसओएफ की क्लासेस शुरू कर रखी है। इसमें हमने क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। नाउ वी स्टार्ट दिस चैप्टर। क्या कहता है ये चैप्टर, सुनिए। सबसे पहले तो हम इसमें पढ़ेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं। A large number of material are used to fulfill our day to day life. रिक्वायरमेंट्स, हमारे जितने भी रिक्वायरमेंट्स है, आपको जो जो चीजें रिक्वायर्ड है वो सब क्या होती हैं यहाँ पर। बहुत मटेरियल्स जो भी होते हैं वो सभी नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। द मटेरियल प्रोवाइडेड बाय अर्थ फॉर आवर सर्वाइवल, हमारे सर्वाइवल के लिए हमें बहुत सारी चीजें अर्थ पर मिलती हैं। कौन कौन सी मिलती है सर्वाइवल के लिए? एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, सब चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सभी क्या कहलाते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। और while the material produced by human beings are like plastics, paint, etc. are called man-made resources। जो हमें इंडस्ट्री से मिलते हैं वो सब क्या होते हैं? मैन-मेड। और जो हमें बाय नेचर मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें नेचर से मिल रही है, वो सब नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या, लैंड रिसोर्स, जमीन हमें अनाज दे रही है, तो वो क्या हो गया यहाँ पर? नेचुरल रिसोर्स। क्रूड ऑयल हमें जमीन से मिल रहा है, लैंड से, अंडर अर्थ मिल रहा है। एनिमल्स नेचुरल है, वाटर नेचुरल है, प्रीशियस मटेरियल्स एंड मिनरल्स, ये सभी क्या होते हैं? नेचुरल। जैसे कि आजकल आप सभी जानते हैं, हमें क्या गोल्ड चाहिए, कॉपर चाहिए, सिल्वर चाहिए, प्लैटिनम चाहिए। इवन अभी बहुत ज्यादा डिमांड किसकी है? लिथियम की, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर लिथियम बैटरी यूज कर रहे हैं और बहुत ज्यादा इसका यूज हो रहा है, इसलिए लिथियम भी प्रीशियस मेटल्स में हो रही है। आज जितने भी, जैसे रूस यूक्रेन वॉर हो रहा है, वो किसके लिए हो रहा है? इन्हीं प्रीशियस मिनरल्स के लिए हो रहा है, जो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में मिल रहे हैं। फॉरेस्ट नेचुरल रिसोर्स होता है। इसी तरीके से यहाँ पर विंड पावर है, सोलर एनर्जी है, ये सब क्या होते हैं? यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। जो चीज आपको नेचर से मिल रही है और हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो सभी क्या होता है? नेचुरल। और जो हमें नेचर से नहीं मिल रही, इंडस्ट्री से मिल रही है, वो सब मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं। और जो हमें जरूरत है जिन मटेरियल की, वो सब रिसोर्सेज होते हैं। नाउ एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे हम। नेचुरल रिसोर्सेज दो तरीके के होते हैं। एक होता है एग्जॉस्टेबल, यानी जो खत्म हो जाए। एक होता है इनएग्जॉस्टेबल, जो अनलिमिटेड अमाउंट में हो। तो क्या होता है यहाँ देखिए, एग्जॉस्टेबल में प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट इन नेचर, इनएग्जॉस्टेबल में क्या हो गया? अनलिमिटेड। नाम से ही पता चल रहा है, इनएग्जॉस्टेबल यानी कभी खत्म ना होने वाला, और वो क्या हो गया? अनलिमिटेड। एग्जॉस्टेबल मीन्स जो खत्म हो जाता है, यानी लिमिटेड। आगे लिखिए, कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज के अंदर जब हम उसको काम में लेंगे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज को, तो वो खत्म हो जाएंगे, और जबकि इनएग्जॉस्टेबल जो होंगे वो खत्म नहीं होंगे। कैन नॉट बी कंटिन्यूअली रिप्लेनिश्ड, हम उसे रिप्लेनिश नहीं कर सकते। तो और कैन बी कंटिन्यूअसली रिप्लेनिश्ड, यानी दोबारा उसे बनाया जा सकता है। लाइक पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, ये सब एग्जॉस्टेबल है। कहते हैं कोल खत्म हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करें? पेट्रोलियम का हम अदर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। कौन सा? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज कर रहे हैं, या ब्लेंडेड पेट्रोलियम पेट्रोल यूज कर रहे हैं। ब्लेंडेड पेट्रोल का मतलब होता है पेट्रोल में अल्कोहल मिक्स करके हम उसे एज ए फ्यूल ऑयल की तरह काम कर रहे हैं। नेचुरल गैस की जगह हम किसकी यूज कर रहे हैं? सन एनर्जी का यूज कर रहे हैं, बायोगैस का यूज कर रहे हैं, या अदर दूसरे जो फ्यूल गैस है उनका हम यूज कर रहे हैं। जबकि इनएग्जॉस्टेबल में एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, ये सब क्या होता है? इनएग्जॉस्टेबल होता है और लगातार रिप्लेनिश्ड होते हैं, यानी दोबारा से नए सिरे से बनते रहते हैं।
अब हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, हमारे चैप्टर का नाम ही कोल एंड पेट्रोलियम है, तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एग्जॉस्टेबल नेचुरल गैस का यूज करेंगे। और ये सब क्या होता है, फॉसिल फ्यूल होते हैं। मीन्स बहुत साल पहले वेजिटेशन या एनिमल का जो पार्ट है वो बरीड हो गया, तो अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर वो धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होता गया। तो यही चीज यहाँ लिखी है, फॉसिल फ्यूल, द फ्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स of living organisms buried under the earth millions of years ago are called fossil fuel। fossil fuel की डेफिनेशन ही यही है कि बहुत साल पहले अर्थ के अंदर, यानी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, बहुत साल पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बरीड हो गए अंडर अर्थ, उन्हें ही क्या बोल देते हैं, वो क्या बन गए, फॉसिल फ्यूल। डीप इन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ एयर, वहां पे एयर नहीं है, टेम्परेचर क्या है, हाई है, प्रेशर क्या है, हाई है, कन्वर्टेड इनटू बरीड रिमेन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू फॉसिल फ्यूल। प्लांट्स और एनिमल्स जो कि अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉसिल फ्यूल में। कोल इज फॉर्म्ड, कोल कैसे बनता है, बरीड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स। देखिए कोल किससे बनेगा, बरीड रिमेन्स of plants, and petroleum and natural gas are formed by buried remains of tiny marine animals। जैसे यहाँ देखिए क्या क्या फॉसिल फ्यूल है, कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, केरोसिन है, प्रोपेन है। देखिए ये जो चीजें है ना, ये सब चीजें, ये पार्ट है किसका, पेट्रोलियम का। किसका पार्ट है ये, पेट्रोलियम का। और कोल किसका पार्ट है यहाँ पर, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स का। और पेट्रोलियम किसका है, मैराइन प्लांट्स का या एनिमल्स का पार्ट है। नाउ पहले हम कोल की बात करेंगे, फिर हम पेट्रोलियम की बात करेंगे, और पेट्रोलियम से पेट्रोल या गैसोलीन कैसे बनता है उसकी बात करेंगे। कोल देखिए क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे हाथ में ले रखा है इसने, ये क्या है, कोल। कोल इज वन ऑफ अर्लीस्ट यूज्ड फॉसिल फ्यूल। बहुत बार आपने सुना होगा अपनी दादी से या ग्रैंड, उनकी भी दादी से या उनकी मदर से, कि हम कोयले से, वहां पे कोयले पे खाना बनाते थे। या अभी भी बहुत जगह ऐसी होती है, जैसे तंदूर की रोटी है तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का अब यूज होने लग गया, पर कई जगह अभी भी कोल का यूज हो रहा है। तो कोल इज द वन ऑफ द अर्लीस्ट यूज फॉसिल फ्यूल। सबसे पहले फॉसिल फ्यूल यही काम में आया। इट इज फाउंड इन डीप कोल माइंस अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, was formed by process of carbonization। कार्बोनाइजेशन, देखिए आपने पिक्चर देखी होगी एक कोल, कोयला, जिसमें शाहरुख खान की पिक्चर है ये, तो आपने उसमें कोयला, कोल कहाँ से मिलता है हमें, डीप माइंस है वहां पे, है ना। और अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ वाज फॉर्म्ड, कैसे बना कोयला, आप प्लांट जो थे वो बरीड हुए मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, बरीड प्लांट्स है ये, है ना। और मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, मैनी टाइम्स एगो, आफ्टर मैनी टाइम्स, तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, कोल। ये जो प्रोसेस है ना, द स्लो कन्वर्जन ऑफ डेड ट्रीज एंड अदर प्लांट्स इनटू कोल, इस प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। यानी प्लांट से कोल बनने का जो प्रोसेस है वो क्या हो गया, कार्बोनाइजेशन। ओके, नाउ अपीयरेंस एंड कंपोजिशन ऑफ कोल। आपको कोल दिखता कैसा है, कोल कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, हार्ड होता है, कंबस्टिबल मटेरियल होता है, जो कि जलने के, कंबस्टिबल मतलब जिसे जलाया जा सकता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ केमिकल सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। यानी इसके पास देखिए मेन कंपोनेंट क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है एंड ऑक्सीजन होता है। ये मेन होता है, मेन कंपोनेंट होता है। बट स्मॉल क्वांटिटी में नाइट्रोजन एंड सल्फर होता है, ये स्मॉल क्वांटिटी में। ओके, यूजेस ऑफ कोल क्या होता है, एज अ फ्यूल इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज,
फ्यूल लेते हैं हम काम में, अब तो नहीं लेते हैं कोल, लेकिन इंडस्ट्री में अभी भी कोल काम में लिया जाता है। थर्मल पावर प्लांट फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमने बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट है, अगर राजस्थान में करें तो सबसे ज्यादा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, सूरतगढ़ के अंदर है। ठीक है। नाउ एज ए सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स का भी सोर्स जो होता है वो कोल होता है। नाउ नेक्स्ट देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ कोल। कोल कितने तरीके के होंगे, 4। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रेसाइट, ये 4 कोल है। आपको यहाँ पे दिखने में सब एक जैसे लगेंगे, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट, लेकिन अगर प्योरेस्ट फॉर्म कहें तो वो कौन सा होता है, एंथ्रासाइट। डेड जो प्लांट्स होंगे जो जमीन के अंदर है वो सबसे पहले पीट बनाते हैं, पीट के बाद लिग्नाइट बनता है, लिग्नाइट के बाद बिटुमिनस बनता है और फिर एंथ्रासाइट बनता है। तो ये कैसा हो गया, प्योरेस्ट फॉर्म हो गया, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। और जितना ज्यादा प्योर होगा उतना ही इसमें क्या होगा, यहाँ पर कार्बन का परसेंटेज जो होगा वो इंक्रीज होगा। ये प्योरेस्ट फॉर्म है ना। तो देखिए फर्स्ट स्टेज ये क्या होती है, पीट। पीट हमेशा क्या होगी, फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल, फर्स्ट स्टेज होगी, है ना। यानी वेजिटेटिव पार्ट जो होगा या जो जमीन के अंदर जो पार्ट दबा है, प्लांट का पार्ट है, वो हमेशा क्या होगा, फर्स्ट स्टेज होगा। और इसमें कार्बन कितना होता है, 40 to 60% होता है ना। बाकी सब क्या है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। और कार्बन का परसेंटेज जितना कम होगा उतना ही ये जलने पर धुआं भी ज्यादा देगा, यानी इसकी क्वालिटी जो होगी वो क्या होगी, पुअर। इसकी ये क्या होती है, पुअर क्वालिटी होती है। नाउ लिग्नाइट क्या होता है, ये इसमें थोड़ा सा कार्बन और ज्यादा हो गया, है ना। कार्बन ज्यादा हो गया यहाँ पे, यानी कार्बन कितना हो गया, यहाँ पे 60 था तो ये 60 to 70% हो गया। और जब इसको खुले में रखा जाता है तो इट डिसइंटीग्रेट्स, यानी ये टूट जाता है। अभी हम जितना भी काम में लेते हैं कोल, कहाँ पे, थर्मल पावर प्लांट के अंदर, वो सब लिग्नाइट कोल यूज करते हैं। यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए काम में किसको लेते हैं हम, लिग्नाइट कोल को लेते हैं। बिटुमिनस कोल मोस्ट कॉमन वेराइटी है, 90% कार्बन होता है, ब्लैक होता है, हार्ड होता है और ब्रेक इजीली, ऐसे टूट गिरने पे टूट जाता है। यानी इसके पास में अब देखिए परसेंटेज धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। कार्बन कितना हो गया, 90%। और ये ब्लैक होता है, हार्ड होता है और ब्रिटल होता है, यानी नीचे गिरेगा तो टूट जाएगा, ब्रेक इजीली। एंथ्रासाइट बेस्ट फॉर्म, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल होता है और इसमें कार्बन कितना होता है, 90 to 95% कार्बन होता है। और जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ही ये स्मोकलेस फ्यूल देगा, फ्यूम्स देगा। तो 90 to 90% 5% कार्बन होता है और सबसे बेस्ट फॉर्म होता है किसका, कोल का। नाउ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का क्या मतलब होता है कि हम कोल को, डिस्ट्रक्टिव मतलब तोड़ना, है ना, डिस्टिलेशन मतलब उसके सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग करना। अब इसमें देखिए जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपने क्या लिखा, ये साफ नहीं दिख रहा होगा, दोबारा लिख देती हूँ। पाउडर्ड कोल लिया मैंने और उसे मैंने क्या किया, हीट किया, है ना, हीट, ये देखिए हीट कर रहे हैं, ये टेस्ट ट्यूब में पाउडर्ड कोल है, ब्लैक कलर का है तो पाउडर्ड कोल हो गया। और आप इसे हीट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हीट करना है आपको, बहुत तेजी के साथ में, ऐसे बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे आपको इसको हीट अप करना है। और यहाँ पे जो गैस निकल रही है ये देखिए, ये सीधा कहाँ है, पानी के अंदर, ये क्या लिखा है, वाटर। अब वाटर के अंदर ये गैस जो बनेगी वो जा रही है ना, ये गैस जा रही है यहाँ पे वाटर में। अब जो नीचे जम गया वो क्या होगा, कोल तार। और जो गैस वापस निकलेगी वो क्या होगी, कोल गैस।
ओके, यही चीज यहाँ लिखिए, कहीं पे हम एयर का यूज नहीं कर रहे, तो सबसे बड़ी बात, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हमेशा कब किया जाता है? एब्सेंस ऑफ एयर में किया जाता है। स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल, पाउडर्ड कोल है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर रहे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू फॉर्म डिफरेंट प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। आपको कौन कौन से दो प्रोडक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं? एक कोल तार और दूसरा कौन सा? कोल गैस। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें और बहुत सारे प्रोडक्ट दिखेंगे। ये कौन सा है? देखिए, कोक, कोल तार, कोल गैस, अमोनिकल कंपाउंड। कोक देखिए क्या होगा? टफ, पोरस, ब्लैक। कोक देखो, टफ, पोरस एंड ब्लैक होता है। प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, ओनली कार्बन है इसके पास में। यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे कि हमें क्या यूज करते हैं, कोल यूज करते हैं या कोक यूज करते हैं, कब? रिड्यूसिंग एजेंट में। तो आपको पता होना चाहिए कोक का यूज किया जाता है, यहाँ पर कोल यूज नहीं करते। used as a reducing agent in extraction of metals। आगे देखिए, used in the manufacturing of producer gas। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूसर गैस CO plus N2 एंड वाटर गैस CO plus H2। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोड्यूसर गैस एंड वाटर गैस। कोक ही यूज करते हैं हम, कोल यूज नहीं करते, क्योंकि कोल से धुआं होगा और कोक सिर्फ फ्यूम्स देता है। और एंथ्रेसाइट के कंपैरिजन में इजी होता है, तो जब भी हमें यूज करना होता है फ्यूल का, तब कोल को पहले कोक में बदलते हैं और कोक से फिर इसे एज अ फ्यूल यूज करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट में यूज किया जाता है और मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस में। नेक्स्ट देखिए, कोलतार। कोलतार में क्या होगा? देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा, डांबर की जो रोड बनती है, मतलब एक तो हम आरसीसी की रोड बनाते हैं और एक इस ब्लैक कलर का कुछ मटेरियल डाल के कंक्रीट के ऊपर फिर उसे जमाया जाता है, तो वो क्या होता है? कोलतार। कोलतार कैसे होता है? ब्लैक थिक लिक्विड होता है, हैविंग अनप्लीजेंट स्मेल। ये देखिए यहाँ पे नीचे ये जम गया ना, हैवी है, तो कोलतार हो गया यहाँ पे। मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस होते हैं इसमें। प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड डाई, ड्रग्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, और रोड मैन्युफैक्चरिंग में भी इसे काम में लिया जाता है। नेक्स्ट, कोल गैस कंटेनिंग हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सम अदर गैसेस यूज्ड एज फ्यूल इन इंडस्ट्रीज। अमोनिकल कंपाउंड्स dissolve in water to form ammonical liquor which is used to make fertilizer। यानी आप जो ये लिक्विड वाटर यूज कर रहे हैं, ये क्या बनाएगा? अमोनिकल लिकर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोल किस में कन्वर्ट हुआ? गैस बनाई। जो सॉलिड बच जाएगा ना, वो इधर ही बचेगा। इधर क्या बचेगा? कोक। ब्लैक कलर का पोरस मटेरियल होगा। ठीक, जो हैवी होगा कोल तार होगा। वहां पे डाइज में, पेंट्स में इनका यूज कर लिया जाता है। जो अमोनिका वाटर में डिजोल्व हो जाएगा वो अमोनिकल लिकर होगा। कहाँ यूज करेंगे? फर्टिलाइजर्स के अंदर। और कोल गैस एज ए फ्यूल काम में लिया जाता है। तो कोई भी चीज इसकी वेस्ट नहीं जाती, कोई भी प्रोडक्ट वेस्ट नहीं जाता, सारे के सारे प्रोडक्ट्स काम में लिए जाते हैं। अब लिमिटेशन क्या होती है फॉसिल फ्यूल की? फॉसिल फ्यूल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म and burning of fossil fuel adds lots of undesirable substance in the atmosphere। हमने बहुत बार देखा होगा कि गाड़ियों से जो धुआं निकलता है वो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है, यानी हमारे एटमॉस्फेयर को खराब कर रहा है, उसकी कंपोजिशन को ही चेंज कर रहा है। इस वजह से हम फॉसिल फ्यूल का यूज धीरे धीरे कम कर रहे हैं और ऐसा फ्यूल यूज कर रहे हैं जो कि एटमॉस्फेयर फ्रेंडली हो, मीन्स उसे खराब ना करे, कंजर्वेशन। और दूसरी बात ये कि फॉसिल फ्यूल हम यूज कर रहे हैं, इनएग्जॉस्टेबल, ये सॉरी एग्जॉस्टेबल है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है, नया हम बना नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से इसे हम
थोड़े ही टाइम के लिए यूज कर पाएंगे, एक लंबे समय तक यूज नहीं कर सकते। कंजर्वेशन कैसे करना है हमें फ्यूल का? Being non-renewable resources, supply of fossil fuels limited। आपने अब देखा होगा कि बहुत सारे लोग अब थर्मल एनर्जी की जगह किसका यूज कर रहे हैं? सोलर एनर्जी का, हाइड्रो एनर्जी का, विंड एनर्जी का यूज कर रहे हैं। तो रॉन ये सब क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। द सप्लाई ऑफ फॉसिल फ्यूल इज लिमिटेड। नॉन सॉरी एयर, वाटर एंड सन, ये इससे जो एनर्जी मिलती है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं। हेंस वी शुड कंजर्व दीज रिसोर्सेज। देखिए क्या है कि जो फॉसिल फ्यूल होता है ये नॉन रिन्यूएबल होता है, इसलिए इसे हमें कंजर्व करने की जरूरत होती है। लेकिन जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं और इन्हें हमें कंजर्व करने की जरूरत नहीं होती है। नॉन रिन्यूएबल कंजर्व करने की क्यों जरूरत होती है? जुडिशियस यूज ऑफ एग्जिस्टिंग यूज, बहुत सोच समझ के करना चाहिए इसका यूज। यूजिंग ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, है ना? तो हमें इनका यूज करना चाहिए, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी का, और बहुत सोच समझ के हमें फॉसिल फ्यूल का यूज करना चाहिए, तभी हम फॉसिल फ्यूल को कंजर्व कर पाएंगे। नाउ सेल्फ टेस्ट 1 क्या कहता है ये? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल? कितनी होती है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। तो प्योरेस्ट कौन सी होगी, बेस्ट कौन सी होगी यहाँ पे? एंथ्रेसाइट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ कोल तार इज, कोल तार का यूज कहाँ करते हैं हम? देखिए यूज इन व्हीकल फ्यूल, कोल तार नहीं, फ्यूल में नहीं काम में ले सकते क्योंकि ये बहुत ही ब्लैकिश होता है, अनप्लीजेंट स्मेल होती है। यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन ब्लास्ट फर्नेस, इसमें भी हम कोक का यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट में। इट इज सोर्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड नन ऑफ दीज। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का ये सोर्स होता है। ये देखिए हमने अभी पढ़ा भी है, यहाँ पर क्या पढ़ा है ये देखो, यहाँ पर ये रहा कोल तार, मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 substances। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं? सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नाफ्थलीन बॉल्स आर मेनली obtained from coke। इनकरेक्ट देखना। कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग, बिल्कुल सही बात है। ऑन हिटिंग कोल प्रोड्यूसेस मेनली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मेनली नहीं करता, है ना? बोथ ए एंड सी, तो हमारे पास में इनकरेक्ट कौन सा हो गया? ए एंड सी बोथ आर इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें। डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फॉसिल, बिल्कुल सही है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ कोल फॉर्मेशन इज पीट, बिल्कुल सही है। द प्रोसेस बाय विच कोल फॉर्म वेरियस सब्सटेंस लाइक कोल, कोल तार एंड कोल गैस, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं है, क्या होता है? ये क्या होता है? destructive distillation of coal। नाउ पेट्रोलियम इन एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे आपके पास में करेक्ट मैच करना है, यहाँ पे करेक्ट नहीं हो गया, इनकरेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर, बाकी करेक्ट नहीं इनकरेक्ट होगा। इनकरेक्ट में ऑप्शन नंबर सी होगा क्योंकि 3 हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट कंपोजिशन ऑफ वाटर गैस? वाटर गैस है ना? तो CO प्लस H2, और प्रोड्यूसर गैस क्या होती है? CO प्लस N2। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का मिक्सचर जो होता है वो वाटर गैस होता है, और ये क्या होती है यहाँ पर? प्रोड्यूसर गैस। ओके, सेल्फ टेस्ट 1 के हमने क्वेश्चंस किए। नाउ नेक्स्ट क्या है? पेट्रोलियम। देखिए कोल के बाद हमने कोल के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पेट्रोलियम के बारे में। क्या होता है पेट्रोलियम? देखिए, इट इज डार्क विस्कस फाउल स्मेलिंग
फॉल स्मेलिंग फ्लेमेबल लिक्विड कंसिस्टिंग अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखिए सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए पेट्रोलियम और पेट्रोल, इन दोनों में फर्क होता है। पेट्रोलियम क्या होता है? क्रूड ऑयल है जो कि हम जमीन से निकालते हैं खोद करके। तो पेट्रोलियम कैसा होता है? डार्क कलर का होता है, विस्कस होता है, फॉल स्मेलिंग होती है और फ्लेमेबल लिक्विड होता है कंसिस्टिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन। बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑफ, है ना, ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स विद मॉलिक्यूलर वेट। मतलब हाइड्रोकार्बन मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ टाइनी सी एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। देखिए प्लांट्स और एनिमल्स, सी प्लांट्स एंड सी एनिमल्स, इससे आपको क्या मिलता है? पेट्रोलियम। आपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर में आपको पेट्रोलियम के बहुत सारे ऐसे वेल्स मिले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इतने सारे जो वेल्स क्यों मिले? क्योंकि पहले ऐसे माना जाता था यहाँ पे पूरी सरस्वती नदी बहती थी, और एक समय, बहुत समय पहले, और फिर इसमें अर्थ के स्ट्रक्चर में चेंज हुआ तो यहाँ पे डेजर्ट एरिया हो गया। तो वो सारे जो मैराइन एनिमल्स थे, प्लांट्स थे, वो क्या हो गए? अब बरीड हो गए, अंडर द अर्थ हो गए, और टाइम के साथ में वो किस में कन्वर्ट हो गई? पेट्रोलियम में। नाउ अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम कहाँ मिलता है? पेट्रोलियम अकर डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ बिटवीन टू लेयर्स ऑफ impervious रॉक्स, यानी नॉन पोरस रॉक्स फॉर्मिंग एन ऑयल डिपॉजिट। देखिए यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताते हैं। ये देखिए डायग्राम, यहाँ पे कौन सी रॉक रॉक है? यहाँ पर रिजर्वॉयर रॉक। और ये देखो, ये दो, ये इम्परवियस रॉक्स है। इम्परवियस का मतलब जैसे अगर बारिश हो गई तो पानी सोखेगी नहीं जमीन, वो पानी जो होगा वो बाढ़ के रूप में ऊपर रहेगा ही। हैवी रेनफॉल जैसे हो जाए तो वो सिचुएशन हो जाती है थोड़े सी बारिश में ही। तो यहाँ पे क्योंकि इम्परवियस रॉक्स के बीच में, ये रिजर्वायर रॉक, ये इम्परवियस, इनके बीच में फंसा हुआ है। कौन फंसा हुआ है? ऑयल। ये देखो, ये वाटर, ऑयल हल्का होता है इसलिए ऊपर ही रहेगा, और इसके ऊपर क्या कलेक्ट हो जाती है? गैस। जब इसमें माइनिंग करके इसे निकाला जाता है तो देखो दो कुएं बनाए, एक वेल ये रहा, दूसरा ये रहा। एक से गैस निकलती है और एक से क्या निकलता है? ऑयल। और धीरे धीरे उसमें वाटर जब आने लग जाता है तो उसे हम बंद कर देते हैं। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ये चीज यहाँ पे लिखी थी, ये तो पढ़ी थी हमने। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, जो क्रिएट पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन। ये देखो यहाँ से आपको जो ऑयल मिल रहा है ना, ये ऑयल क्या होता है? पेट्रोलियम होता है। क्या होता है? पेट्रोलियम। और अब मुझे इससे क्या बनाना है? बहुत सारे जो भी इसके अंदर कंपोनेंट्स है वो सब अलग अलग कर रहे हैं। तो देखो इसमें क्या क्या चीज है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैसियस भी है, और क्या है? हाइड्रोकार्बन, है ना। इट इज सेपरेटेड इनटू यूजफुल फ्रैक्शन बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखिए कोल से जो हमने डिफरेंट तरीके के जो प्रोडक्ट बनाए वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन था। इन द एब्सेंस ऑफ एयर कोल को बर्न किया था। यहाँ पे हम क्या करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। द प्रोसेस टेक प्लेस in a tall steel column called fractionating tower, and the vapors of petroleum are introduced to at the bottom of tower. The tower is heated. देखिए कुछ ऐसा दिखाई देता है। कुछ ऐसा, ये देखो, यहाँ पे देखो आपको दिखाई देगा, यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं? क्रूड ऑयल यानी पेट्रोलियम। इसकी क्या डाल रहे हैं? वेपर डाल रहे हैं, है ना। वेपर डाल रहे, कहाँ? टावर के लोअर एंड से डाल रहे हैं। अब ये धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ उठेगी, है ना, ये ऊपर की तरफ उठ रही है। आपको जिसका टेम्परेचर, भले जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो वो आपको कहाँ मिलेगी? नीचे।
जैसे इसका 270 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ से आपको डीजल ऑयल मिल जाएगा 14 to 20। ये देखिए 170 डिग्री, तो यहाँ पे आपको C16 to C18 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? केरोसिन ऑयल मिल जाएगा, पैराफिन ऑयल मिल जाएगा। 120 है तो ये 5 to 10 मिल जाएगा। यहाँ पे गैसोलीन मिल जाएगा। ऐसे नेफ्था मिल जाएगा किस पे? 70 पे। अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो C1 to C4। इस तरीके से जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है ना, टेम्परेचर कम मतलब बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम होगा वो हमें ऊपर मिलेगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो हमें नीचे की तरफ मिलेगा। यानी लोअर एंड ऑफ टावर में हमें कम हायर बॉइलिंग लिक्विड मिलेंगे, और अपर एंड ऑफ जो टावर होता है उसमें हमें बॉइलिंग पॉइंट जिनका कम होता है वो फ्रैक्शंस मिलेंगे। अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? ये फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे ये गैस है ना, तो ये फ्रैक्शन है। नेफ्था फ्रैक्शन है। गैसोलीन, गैसोलीन मतलब पेट्रोल, फ्रैक्शन है। पैराफिन ऑयल यानी केरोसिन, फ्रैक्शन हो गया। डीजल ऑयल फ्रैक्शन है। लुब्रिकेटिंग ऑयल फ्रैक्शन है। फ्यूल ऑयल यहाँ पर ये भी फ्रैक्शन है। और लास्ट में आपको क्या मिल जाता है? यहाँ पे कोलतार मिल जाएगा, या जो रेजिड्यू होता है जिसको आप डांबर बोलते हैं वो चीज यहाँ पर मिल जाता है। यही चीज देखिए यहाँ लिखी है। द वेपर राइजेस अप द टावर वेयर द टेम्परेचर इज लोअर एट द टॉप। आपको यहाँ पर अपर एंड पे टेम्परेचर क्या होता है? लोअर टेम्परेचर होता है, और इधर क्या हो गया? आपको हायर टेम्परेचर हो गया। इस टावर का लोअर एंड क्या होता है? हायर टेम्परेचर होता है, और अपर एंड क्या होता है? लोअर टेम्परेचर होता है। Now the vapor condenses at the different heights depending on their boiling point. The fraction with highest boiling point condenses near the bottom, यानी जिसका boiling point ज्यादा होता है वो lower end पे मिलेगा, यानी near the bottom मिलेगा, और fraction with lower boiling point condenses near the top. The different components rise up the tower and condenses in the subsequent stage in decreasing order of बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, कम 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 कम, और टॉप पे एकदम कम होता है। अब यूज क्या क्या फ्रैक्शन होते हैं ये आपको नाम तो बताए, पर एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम। लिखा है यहाँ पे देखिए, फ्रैक्शंस डिक्रीजिंग डेंसिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जैसे आप ऊपर उठेंगे डेंसिटी और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कम होंगे। फ्रैक्शन और नीचे की तरफ जाएंगे फ्रैक्शंस इंक्रीजिंग डेंसिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या क्या होता है देखिए इसमें फ्रैक्शंस क्या होता है? गैसेस होंगी, कौन सी? एलपीजी। सबसे कम बॉइलिंग की कौन सी होंगी? एलपीजी। फिर नाफ्ता, गैसोलीन, गैसोलीन को ही आप क्या बोलते हैं? पेट्रोल बोलते हैं। और उसके बाद पैराफिन ऑयल यानी केरोसिन, उसके बाद डीजल ऑयल, फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल, फिर फ्यूल ऑयल, और उसके बाद रेजिड्यू। आपको फ्रैक्शन का कार्बन नंबर भी याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या इनका यूज है वो साथ में आपको बता दिया। ये क्या हुआ? पेट्रोलियम में हमें इतने सारे हाइड्रोकार्बन मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तरीके के फ्रैक्शंस हमें मिलते हैं। और किसमें किया जाता है? फ्रैक्शनेटिंग टावर में किया जाता है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है ये, या टावर है, और इसे बोलते हैं हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल। ओके, अब आपको ये सीक्वेंस ही याद रखना पड़ेगा। गैसेस सबसे ऊपर आएंगी, फिर नेफ्था आएगी, फिर गैसोलीन आएगा, फिर केरोसिन आएगा, फिर डीजल आएगा, उसके बाद लुब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल, एंड लास्ट में रेजिड्यू आ जाएगा। नाउ वेरियस फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूज। अब जितने भी आपने ये फ्रैक्शन देखे उनका क्या क्या यूज है। सबसे ऊपर क्या था? पेट्रोलियम गैस, जिससे आप क्या बोलते हैं? एलपीजी। होम्स में, इंडस्ट्रीज के अंदर क्या काम आती है? ये फ्यूल की तरह काम आती है। पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोल क्या काम आता है? एज अ फ्यूल इन लाइट मोटर्स, लाइट मोटर व्हीकल्स, एंड सॉल्वेंट फॉर ड्राईक्लीन। ड्राईक्लीन में भी इसे काम में लिया जाता है। केरोसिन डोमेस्टिक फ्यूल होता है,
जेट इंजन फ्यूल होता है, आजकल कंप्लीटली बैन कर दिया है केरोसिन को। केरोसिन फ्री स्टेट जो फर्स्ट था वो दैट इज द हरियाणा। डीजल एज अ फ्यूल इन हैवी मोटर व्हीकल, हैवी मोटर जैसे ट्रक के अंदर आपको बस में यूज करना हो तो हम डीजल भरवाते, पेट्रोल नहीं भरवाते। लेकिन अगर बाइक चलानी है, स्कूटी चलानी है, हम क्या भराते हैं? पेट्रोल। पेट्रोल का ही दूसरा नाम क्या होता है? गैसोलीन। नाउ लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेशन नाम से ही पता चल रहा है मशीनरी में और इंजन के अंदर लुब्रिकेशन का काम करेगा। पैराफिन, वैक्स जिससे कैंडल है, वैसलीन है, ऑइंटमेंट बनाने के काम में आता है। बिटुमिन यानी सबसे लास्ट जो रेजिड्यू रह गया है वो रोड सरफेसिंग के काम आता है, वाटर प्रूफिंग के काम आता है, रूफ और ब्लैक पेंट बनाने के लिए काम में लिया जाता है। नाउ ओलंपियाड की बात करेंगे। Those chemicals which are obtained from petroleum and natural gas are called petrochemicals, like methyl alcohol, ethyl alcohol, formaldehyde, acetic acid, acetone, vinyl chloride, etc. ये सब चीजें कहाँ से मिलती है? हमें पेट्रोलियम से मिलेंगी और नेचुरल गैस से मिलेगी। पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड को पेट्रोलियम बोलते हैं और व्हाइट गोल्ड रिसेंटली कौन है? लिथियम। नाउ पहले कॉटन को भी बोला जाता व्हाइट गोल्ड, लेकिन ब्लैक गोल्ड अब अगर फ्यू एज एनर्जी सेक्टर की बात की जाए तो लिथियम को बोला जाता है। ड्यूरिंग रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम मैनी बाई प्रोडक्ट सच एज पैराफिन, वैक्स, asphalt, etc. are obtained at the bottom of fractionating column since the components of these byproducts are non-volatile and have very high boiling point. जितने भी ये नीचे बॉटम फ्रैक्शनेटिंग टावर के बॉटम में मिलेंगे वो कैसे होंगे? नॉन वोलेटाइल होंगे और उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बहुत ही ज्यादा होगा। और अब देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं? एलपीजी की। एलपीजी क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बहुत ज्यादा काम में आने वाला फॉसिल फ्यूल। इट इज कॉमनली नोन एज कुकिंग गैस, कंटेन्स मेनली प्रोपेन एंड ब्यूटेन। कंस्टिट्यूएंट्स ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोपेन, प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं? 3। और हाइड्रोजन कितने होंगे? दुगना करो 6 और 2 जोड़ दो 8। एंड ब्यूटेन, ब्यूटेन में कितने कार्बन होंगे? 4, नीचे लिखना है। और हाइड्रोजन कितने होंगे? दुगना करो और 2 जोड़ दो 8 और 2 कितने हो गए? 10। इट इज क्लीन फ्यूल, साफ सुथरा है। जैसे लकड़ी जलाने पे या कोयला जलाने पे धुआं होता है तो वैसा धुआं नहीं होता। डज नॉट लीव एनी रेजिड्यू, कोई रेजिड्यू नहीं बचता है। और कॉज एनी पोल्यूशन, जिससे कि पोल्यूशन नहीं होगा। अब पढ़ते हैं हम नेचुरल गैस। देखिए एलपीजी तो हमने पढ़ लिया, तो आपको पता होना चाहिए एलपीजी और नेचुरल गैस में क्या फर्क है। नाउ स्टार्ट नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज chiefly made of methane along with a small portion of butane and propane. ये नेचुरल गैस किस किस की बनी होती है? इसमें मीथेन भी होता है, ब्यूटेन भी होता है और प्रोपेन भी होता है। मीथेन में कार्बन कितना होगा? 1। हाइड्रोजन कितने होंगे? 4। It is used as for fuel for vehicles in the form of CNG. यानी आपको इसे क्या बोलना है? नेचुरल गैस का मतलब CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फुल फॉर्म आना चाहिए LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें मीथेन और प्रोपेन और ब्यूटेन होता है और इसमें मीथेन और स्मॉल पोर्शन में प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। एडवांटेज क्या होता है? कंपैरेटिवली एलपीजी के कंपैरिजन में लेस पोल्यूटिंग होगा। लेस पोल्यूटिंग होगा तो क्लीनर फ्यूल होगा। कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगी, मींस हीट ज्यादा मिलेगी। कैन बी डायरेक्टली सप्लाइड थ्रू पाइप्स, हमें इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पाइपलाइन की जरूरत होती है, आसानी से इसे ले जाया जा सकता है। नाउ एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की एमॉर्फस फॉर्म क्या क्या होती है? देखिए, these forms obtained when wood, bones, kerosene oil, etc. are heated in the absence or limited supply of air. अगर हम wood को
यानी लकड़ी को या बोन्स को, ये केरोसिन ऑयल को लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर के अंदर बर्न करे, स्ट्रांगली हीट करे, तब हमें जो मिलेगा वो एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन होगा। बहुत बार आपने ऐसे देखा होगा कि कोई चीज जल रही है, ठीक है, आपने लकड़ी जलाई, अब आपको चाहिए कि नहीं अब मुझे ये चीज नहीं जलानी है, आपने उसके ऊपर कुछ उल्टी कढ़ाई या कुछ ऐसा बर्तन रख दिया जिससे कि एयर की सप्लाई बंद हो जाए, और धीरे धीरे वो क्या होगा कि आग बुझ जाएगी, उसकी लकड़ी बुझ जाएगी। तो यहाँ पर एब्सेंस ऑफ एयर हो गया। और वुड का से आपको जो कोयला मिलेगा दैट इज द एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। का क्या प्रोडक्ट होते हैं देखिए, वुड से मिलेगा तो वुड चारकोल, एनिमल से मिलेगा तो एनिमल चारकोल, शुगर चारकोल, लैम्प ब्लैक यानी जिसे आप काजल कहते हैं, बहुत ज्यादा यूज में करते हैं, हम काम में लेते हैं, और एक होता है गैस कार्बन। एमॉर्फस फॉर्म कितनी हो गई? 5, वुड, एनिमल, शुगर, काजल एंड गैस कार्बन। और देखिए कैसे बनाते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं। वुड का क्या काम आता है? वुड चारकोल यानी कोयला ही है एक तरीके का, एक्सीलेंट हाउसहोल्ड फ्यूल है, गन पावर रखता है, कंस्टिट्यूएंट ऑफ गन पावर गन पाउडर एंड यूज्ड इन गैस मास्क एंड इन मेटलर्जी। गैस मास्क के अंदर और मेटलर्जी में इसका यूज किया जाता है। एनिमल चारकोल, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ बोन्स, बोन से करेंगे तो एनिमल चारकोल, वुड से करेंगे तो वुड चारकोल। ये क्या करता है? रिमूव कलर फ्रॉम लिक्विड। अगर हमारा लिक्विड यानी पानी कलर्ड है तो एनिमल चारकोल डाल देने पर वो उसके कलर को रिमूव कर देता है। पहले पुराने जमाने में भी ऐसा ही किया जाता था, कुएं से जब पानी लेकर आते थे तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी होती थी, तो घड़े के भरने के बाद में ऐसे कोल बनाते थे वुड चारकोल, और उसे अच्छे से साफ करके घड़े के अंदर डाल देते थे, तो पानी क्या हो जाता था? साफ। और यही चीज ये कह रहे हैं, रिमूव कलर फ्रॉम लिक्विड्स। एनिमल चारकोल से भी बना सकते हैं और इसका यूज आप वुड चारकोल का भी कर सकते हैं। शुगर चारकोल, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, obtained by dehydrating sugar with concentrated H2SO4। चीनी का जब परांठा बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि तवे के ऊपर काले काले ऐसे धब्बे से हो जाते हैं, दैट इज द शुगर चारकोल। अब यहाँ पे आपको शुगर चारकोल लैब में कैसे बनाना है? डिहाइड्रेटिंग शुगर यानी शुगर विद कंसंट्रेटेड H2SO4, H2SO4 डालो और बर्न करो, रिएक्शन कराओ, मीन्स गर्म कर दो। ये एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड से मेटल को निकालने के लिए शुगर चारकोल का यूज किया जाता है। लैम्प ब्लैंक और काजल ऑब्टेन बाय बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। आपने काजल घर पे बनाया होगा, जैसे कि दिया जला लो, देसी घी का बत्ती डाल करके उसके ऊपर उल्टा कुछ बर्तन रख दो, तो जो धुआं होगा वो ऊपर की तरफ एकदम साफ दिए के अंदर रख दो और उसे कुछ और चीजें मिला के अच्छे से फिर इसका काजल बनाया जाता है। यहाँ से देखिए, यूज एज स्टेबलाइजिंग फिलर फॉर रबर इन मेकिंग टायर्स एंड प्लास्टिक, ब्लैक पिगमेंट इन इंक्स एंड पेंट्स, मेकिंग ब्लैक शू पॉलिश एंड यूज्ड मेकिंग कार्बन पेपर, कार्बन रिबन्स एंड टाइपराइटर्स। टाइपराइटर पहले यूज करते थे, अब नहीं होता है, इसका बहुत कम यूज है क्योंकि इसकी जगह कंप्यूटर ने ले ली है। नाउ गैस कार्बन। अब देखिए काजल आपने बनाया, इसके अंदर कॉस्मेटिक का तो यूज आया ही नहीं। काजल लगाने वालों को बोलते कि आप नहीं लगाओ, क्योंकि काजल लगाने से आई के जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। नाउ गैस कार्बन ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, जिसे कि आपने कोल गैस कहा था, यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई सेल्स। नाउ ओलंपियाड की बात। All forms of charcoal are highly porous substance and can absorb many times their own volume of gases। जैसे अब आप जितने भी यूज ले रहे हैं यहाँ पे चारकोल, इसके पास में ऐसी सिचुएशन होती है, यानी ये पोर्स होंगे इसके अंदर ऐसे, तो ये क्या करते हैं, जितना भी इम्प्योरिटी वाला मटेरियल होता है वो कहाँ जाएगा? यहाँ पे इस पोर्स में जाएगा, और बाहर जो सबस्टेंस जो इम्प्योर था वो क्या हो जाएगा? प्योर हो जाएगा।
Their absorption capacity can be further increased by heating charcoals at 900 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो पोर्स है ना, ये हम बढ़ा भी सकते हैं अगर हम सुपर हीटेड स्टीम के साथ में 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे चारकोल को बनाया जाए। चारकोल दस ऑब्टेन इज कॉल्ड एक्टिवेटेड चारकोल। ऐसा चारकोल जो इम्प्योरिटी को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा होती है, उसे हम एक्टिवेटेड चारकोल बोलते हैं। नाउ सेल्फ टेस्ट 2 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड किसको बोला जाता है, पेट्रोलियम को। डीजल, केरोसिन, दे आर द fractions of petroleum. X is an important fraction of petroleum. It is further distilled to get paraffin wax. Asphalt identify X. तो आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पेट्रोलियम का फ्रैक्शन है। देखिए गैसोलीन भी होता है, केरोसिन भी होता है, रेजिड्यू भी होता है, नाफ्ता भी होता है। लेकिन अगर हम इसको और ज्यादा डिस्टिल करें तो पैराफिन वैक्स और एस्फॉल्ट बनता है, दैट इज द रेजिड्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, मैच द कॉलम 1 and 2, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। केरोसिन, डीजल, पैराफिन वैक्स एंड बिटुमेन, ये सब क्या है, यहाँ पर फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम है। ये इनका यूज है मेटलाइजिंग द रोड, जेट एयरक्राफ्ट, एयर फ्यूल के अंदर, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर और लुब्रिकेंट में काम में लिया जाता है। देखिए केरोसिन का यूज कहाँ किया जाता है, जेट एयर क्राफ्ट फ्यूल में। पी का सेकंड एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, पर देख लेते हैं बाकी सब। डीजल कहाँ पे यूज किया जाता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में काम में लिया जाएगा। पैराफिन वैक्स हमेशा लुब्रिकेंट की तरह काम में लिया जाएगा। और बिटुमेन मेटलाइजिंग ऑफ रोड्स, इसके लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांसेस इज एडेड टू एलपीजी टू गिव द पेक्यूलियर स्मेल। बहुत देखिए एलपीजी के अंदर आपने देखा होगा कि अगर गैस सिलेंडर लीक हो जाए तो एक बहुत ही पर्टिकुलर स्मेल आती है, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि एलपीजी लीक हो रही है। वो स्मेल किसकी होती है, मरकैप्टेन, इथाइल मरकैप्टेन की, सल्फर का सबस्टेंस होता है ये, इथाइल मरकैप्टेन की होती है। विच क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प इन सेविंग पेट्रोल एंड डीजल। क्या क्या चीजें ऐसी करनी चाहिए जिससे कि पेट्रोल और डीजल को सेव किया जाए। ड्राइव द व्हीकल एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड, बिल्कुल सही बात है। स्विच ऑफ द व्हीकल इंजन्स एट ट्रैफिक लाइट्स, बिल्कुल सही बात है। कीप एयर प्रेशर इन टायर्स ऑफ व्हीकल लो रखेंगे तो हमें तो ज्यादा फ्यूल लेना पड़ेगा। रेगुलर इंजन ट्यूनिंग ऑफ व्हीकल्स, बिल्कुल सही है। फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, थर्ड तो क्या हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो देखिए आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा, कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर को डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे की एक्सरसाइज करेंगे। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।